शहर में कालू नाम का एक आदमी अपनी बीवी माला के साथ रहता था। राजू एक चाट पकौड़े की दुकान पर काम करता था, पर एक दिन उस दुकान के मालिक की मौत हो गई और फिर वो दुकान भी बंद हो गई। कालू बड़ा ही दुखी हुआ कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। वो घर आकर अपनी पत्नी माला को सारी बात बताने लगा। अजी, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन कालू काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो काफी दुकानों पर जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। वो बेचारा निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? कहाँ मिला, अब तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक काम क्यों नहीं करते, गोलगप्पे क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते? आपको तो बनाने भी आते हैं और उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ माला, ये तो तुमने सही कहा। एक बार ये काम करना भी शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता चल जाए। बस फिर क्या, अगले ही दिन कालू और माला सुबह सुबह गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। गोलगप्पे बना बना कर वो एक टोकरे में भरते जाते हैं। उसके बाद माला इमली का पानी बनाती है। लो जी, सब कुछ तैयार हो गया, अब आप इनको लेकर बेचने चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू सारा सामान ठेले पर लगाकर गोलगप्पे बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में आवाज लगा लगा कर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर वहाँ कुछ बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। कालू सभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर तो सभी बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। ऐसे गोलगप्पे तो हमने आज तक नहीं खाए। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। चलो, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर घर आ जाता है। अरे ओ माला, जल्दी आओ। हाँ जी, अभी आई। क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम कितने दिन से परेशान हो रहे थे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। हाँ माला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। अगले दिन फिर कालू और माला खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और कालू सारा सामान रेहड़ी में रखकर बेचने निकल पड़ता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। काफी गोलगप्पे बेचने के बाद वो आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह, गोलगप्पे, मेरा तो ये देखकर मुंह में पानी ही आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो अभी सो रहा है, तो क्यों ना मैं जब तक चुपके से इसके गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और कालू के सोने का फायदा उठाता है। वो एक एक करके कालू के गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो काफी सारे गोलगप्पे खा लेता है। उसे गोलगप्पे इतने स्वाद लगते हैं कि बस वो खाता ही जाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया इतने स्वाद गोलगप्पे खाकर। अब मेरा पेट भर गया है, तो वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ और कल फिर से इसके गोलगप्पे खाऊंगा। वो भूत वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब कालू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके टोकरे के सारे गोलगप्पे गायब हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर सारे गोलगप्पे गए तो कहाँ गए। समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारे गोलगप्पे कहाँ चले गए। अभी तो पूरा टोकरा भरा हुआ था। कालू बड़ा ही परेशान होकर घर वापस चला जाता है, पर माला को कुछ नहीं बताता ताकि वो परेशान न हो जाए। अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो जल्दी ही सारे गोलगप्पे बिक गए थे ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे ही रोज कमाई होती रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा चलो, आप मुंह हाथ धो लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। अगले दिन कालू फिर से गोलगप्पे लेकर बेचने निकल पड़ता है।
दोपहर तक गोलगप्पे बेचने के बाद वो फिर से धूप के कारण उसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ जाता है और फिर से उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वो मोटा भूत पेड़ से उतरकर फिर से कालू के ढेर सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू की जब आंख खुलती है तो वो फिर से परेशान हो जाता है। काफी दिनों तक यही चलता रहता है। कालू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके गोलगप्पे कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। आखिर इस बार वो घर जाकर सारी बात माला को बता देता है। आपने इतने दिन से मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और आप काम के टाइम पर सोते ही क्यों हो? अरे दोपहर के वक्त इतना काम नहीं होता तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब क्या करूँ, मेरी आंख लग जाती है। तो ऐसे सोते रहे तो उस चोर का कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कल मैं छुपकर देखूंगी कि आखिर कौन है जो हमारे गोलगप्पे खाया जा रहा है। आप बस रोज की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो जाना, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छा तरीका है उसे पकड़ने का। बस फिर क्या, अगले दिन कालू और माला अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं उस चोर को पकड़ने की जो उनके गोलगप्पे खा रहा था। कालू रोज की तरह अपना गोलगप्पे की रेडी उस पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगता है और माला दूर खड़ी उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोटा भूत कालू को सोते देखता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है। आ गया गोलगप्पे वाला। मैं कब से इसके इंतजार में बैठा था। अब मैं पेट भर कर गोलगप्पे खाऊंगा। मोटा भूत पेड़ से नीचे उतरता है और एक एक करके गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। माला की तो भूत को देखकर हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये तो भूत है जो रोज हमारे गोलगप्पे खा जाता है। अब हम क्या करेंगे? ये भूत तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। माला भूत को देखकर हड़बड़ा जाती है, पर भूत तो गोलगप्पों के मजे ले रहा होता है। सारे गोलगप्पे खाने के बाद भूत अपने मोटे पेट पर हाथ फेरता है। मजा ही आ गया, पर लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही गोलगप्पे खा लिए। कोई नहीं, खा लिए तो खा लिए, मैं कौन सा बीमार पड़ सकता हूँ? चलो अब आराम से ऊपर जाकर सोता हूँ, वरना कहीं ये आदमी उठ ना जाए। भूत ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके कुछ देर बाद जब कालू उठता है तो टोकरे से फिर गोलगप्पे गायब होते हैं। इस बार भी गोलगप्पे गायब हो गए। पर कोई बात नहीं, माला ने आज उस चोर को देख तो लिया ही होगा। अभी मैं माला से पूछता हूँ कि वो चोर कौन है, फिर हम दोनों उस चोर को सबक सिखाएंगे। कालू घर पहुँचता है और माला उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो माला की हालत देखकर वो भी परेशान हो जाता है। क्या हुआ माला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी वाली बात तो है ही, आज मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, तो तुम उस चोर की बात कर रही हो। जरा बताओ मुझे, कौन है वो चोर, फिर देखो मैं उसकी कैसे खबर लेता हूँ। आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो चोर एक भूत है, भूत, एक मोटा भयानक भूत जो उस पीपल के पेड़ पर रहता है और आपके सोने के बाद आपके टोकरे से पेट भरकर गोलगप्पे खा जाता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो माला? तुम होश में तो हो ना? अरे हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उस मोटे गंदे भूत को देखा है। अब हम क्या करेंगे? वो भूत तो मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगा, और अगर उस भूत का हमने कुछ नहीं किया तो हमारा रोज नुकसान होता रहेगा। मेरे पास एक तरकीब है। कल मैं गोलगप्पे के पानी में इतनी मिर्च भर दूंगी कि वो भूत गोलगप्पे खाना ही भूल जाएगा। अरे वाह, तुमने क्या दिमाग पाया है। अगले दिन माला गोलगप्पे के पानी में खूब सारी मिर्च भर देती है और फिर उसके बाद कालू अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो पेड़ के नीचे सोने का नाटक करने लगता है और मोटा भूत नीचे उतरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। जैसे वो भूत पहला गोलगप्पा अपने मुंह में डालता है, उसका मुंह आग की तरह जलने लग जाता है। अरे मर गया रे, मैं मर गया। अरे मैं क्या करूं, मेरा मुंह जल गया। माला दूर से उस भूत की ऐसी हालत को देखकर बड़ी खुश होती है। कालू भी चुपके चुपके आंखें खोलकर देखता है तो उस भूत की हालत पर हंसने लगता है और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो कभी दोबारा कालू के गोलगप्पों को हाथ भी नहीं लगाता।
एक छोटे से शहर में अमित और गुंजन अपने दो छोटे छोटे बच्चे, जिनका नाम रिया और टप्पू था, उनके साथ रहते थे। रिया और टप्पू काफी समय से अपनी दादी के गांव नहीं गए थे। तभी एक दिन गांव से अमित की माँ का फोन आता है। अमित बेटा, कैसे हो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? और गांव में सब कैसे हैं? बहुत दिन हो गए गांव देखे हुए। मैंने इसीलिए फोन किया है कि तुम्हें और बच्चों को देखे हुए बहुत दिन हो गए। बस तुम गांव आ जाओ। हाँ माँ, मैं कल ही गांव के लिए निकलता हूँ। अमित और बच्चे गांव के लिए निकल जाते हैं और गांव पहुंचकर माँ अमित, गुंजन और बच्चों को देखकर बड़ी खुश होती हैं। आ गए मेरे लाडले बच्चे, कितने दिन हो गए तुम सबको देखे हुए। तुम सब लोग थक गए होंगे, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, फिर तुम लोग आराम करना। ठीक है माँ। फिर सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह, नाश्ता तैयार है, सभी लोग आ जाओ। फिर सभी लोग नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रिया और टप्पू नहीं आते। अमित, टप्पू और रिया कहाँ रह गए? माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। तुम आराम से बैठकर खाना खाओ, मैं देखती हूँ। इतने में रिया और टप्पू भी आ जाते हैं। टप्पू, रिया, कहाँ रह गए थे तुम? वो पापा, हम दादी का घर देख रहे थे। तुम लोग आराम से बैठकर नाश्ता कर लो। देखो, दादी ने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। माँ, दादी ने तो हलवा बड़ा ही अच्छा बनाया है। माँ, मेरा तो पेट ही भर गया। माँ, अब हम खेलने जाएं? ठीक है, जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। रिया और टप्पू घर के बाहर खेलने चले जाते हैं। वो दोनों खेलते खेलते घर से थोड़ी दूर निकल जाते हैं और वहाँ उन्हें जमीन में गड़ा हुआ एक ताला दिखाई देता है। रिया, देखो कितना बड़ा ताला। हाँ टप्पू, ये तो कुछ बड़ा ही है, पर इसकी चाबी तो नहीं। टप्पू, चलो इस ताले की चाबी ढूंढते हैं। टप्पू और रिया ताले की चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें उस ताले की चाबी दिखाई देती है। टप्पू, ये देखो चाबी, चलो इसे खोलते हैं। जैसे ही रिया और टप्पू ताले में चाबी लगाते हैं, उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आवाज सुनकर रिया और टप्पू डर जाते हैं और वो ताले में चाबी लगी छोड़ देते हैं। फिर ताले से अपने आप आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। टप्पू, मुझे ऐसा लगा जैसे ताले में से आवाज आ रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा। उधर टप्पू और रिया को खेलने गए बहुत देर हो चुकी होती है तो माँ अमित से कहती है, अमित, टप्पू और रिया को बड़ी देर हो गई खेलने गए हुए, अभी तक नहीं आए। जाकर देखो कहाँ गए हैं, उन्हें इधर का कुछ भी नहीं पता। ठीक है माँ, हम जाकर देखते हैं। तभी टप्पू और रिया को ढूंढते ढूंढते अमित और गुंजन भी आ जाते हैं। उनके आते ही जो ताले में से आवाजें आ रही थी वो आनी बंद हो जाती हैं। अमित और गुंजन टप्पू को देखकर गुस्सा करते हैं। तुम लोगों को इतनी दूर खेलने नहीं आना चाहिए था। तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और ये तुम लोग के हाथ में क्या है? क्या छुपा रहे हो मुझसे? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं है। तुम भी ना बच्चों के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ी रहती हो। चलो अब घर चलते हैं। फिर सब लोग घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचकर दादी बच्चों को देखकर, टप्पू, रिया, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कहीं खो जाते तो। देखो बच्चों, ये गांव है और बच्चों का ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं है। ठीक है दादी, अब हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। खाना खाकर सब लोग सोने चले जाते हैं, पर टप्पू और रिया को तो नींद ही नहीं आ रही थी और वो दोनों ताले को बड़े ध्यान से देखते हैं और आपस में बातें करते हैं। टप्पू, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी ताले में से आवाजें सुनाई दे रही थी? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा जैसे ताले में कोई है जो आवाज दे रहा है। चलो इस ताले को खोलकर देखते हैं। जैसे ही टप्पू ताले को खोलता है तो उसमें से बड़ी भयानक आवाजें आने लगती हैं। मुझे बाहर निकालो। टप्पू और रिया डरावनी आवाजें सुनकर डर जाते हैं और वो ताले को वहीं पास ही टेबल पर रखकर दोनों चुपचाप सो जाते हैं। और रात को जब घर के सब लोग सोए हुए थे तो ताले में से एक भयानक चुड़ैल निकलती है। मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई, अब मैं सबको मार डालूंगी। फिर चुड़ैल आजाद होकर घर में घूमने लगती है। ये सब लोग तो सोए हुए हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? मैं सोए हुए लोगों को कभी नहीं मारती, मैं इन्हें नहीं मार सकती। चुड़ैल उन लोगों को छोड़कर बाहर गांव की तरफ निकल जाती है और गांव में जाकर देखती है कि एक आदमी खेत की तरफ जा रहा है। मिल गया शिकार, मैं इसे ही मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है। ज्यादा कहाँ है?
बड़े दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। तुझे तो खाकर अपनी भूख मिट। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो तुझे? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुझे खाकर तो मैं अपनी भूख शांत करूंगी। फिर चुड़ैल उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मारकर उसकी खोपड़ी खा जाती है और फिर वो अपने अगले शिकार को ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही देर में सुबह भी हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। वो चुड़ैल रात में ही अपना शिकार ढूंढती थी, दिन में गायब हो जाती। और अगले दिन जिस आदमी को चुड़ैल ने मारा था, उस आदमी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और उसकी ये खबर दादी तक भी पहुंच जाती है। दादी और अमित गुंजन सभी लोग आपस में उस आदमी की बातें कर रहे थे। पता नहीं उस बेचारे आदमी को कौन मारकर खा गया। बेचारा रात को अपने खेत पर रखवाली करने गया था और वहाँ देखा तो उसका धड़ पड़ा था, किसी ने उसकी खोपड़ी खा रखी थी। माँ, मुझे लगता है कोई जानवर खा गया होगा। मुझे तो किसी बुरे साए का काम लगता है, कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा। उन लोगों की आवाजें सुनकर टप्पू और रिया की नींद खुल जाती है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। रिया, लगता है बाहर कुछ हुआ है। चलो चलकर देखते हैं। टप्पू और रिया अपनी दादी के पास जाकर पूछते हैं, दादी क्या हुआ? आप लोग किसकी बात कर रहे हो? तभी गुंजन टप्पू और रिया को समझाती है। टप्पू, रिया, सुना ना तुमने कि कोई जानवर किसी आदमी को मारकर खा गया है? तुम लोग अब घर में ही रहना, कहीं इधर उधर खेलने मत जाना। क्या मम्मी, हमने तो गांव भी ठीक से नहीं देखा, आप हमें बाहर जाने को मना कर रही हो। मम्मी, टप्पू सही कह रहा है। मैंने कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना, कहीं जाना होगा तो हम तुम्हें लेकर जाएंगे। अब ठीक है ना? टप्पू और रिया खुश होकर कहते हैं, ठीक है मम्मी। टप्पू और रिया सारा दिन आज घर पर ही खेलते रहे। उन्हें खेलते खेलते शाम हो जाती है। तभी दादी आकर बच्चों से कहती है, बच्चों तैयार हो जाओ, आज पड़ोस में बच्चे का नामकरण है, उन्होंने हम सबको खाने पर बुलाया है, आज तो बड़ा मजा आएगा। फिर सभी लोग पड़ोस में खाने पर चले जाते हैं। उन लोगों को पड़ोस में बहुत देर हो जाती है। दादी उन सब लोगों से वापस अपने घर चलने को कहती हैं। अब हम घर चलते हैं, इतनी रात में घर के बाहर रहना ठीक नहीं। पता नहीं रात को कौन जानवर आदमियों को मारकर उनकी खोपड़ियों को खा रहा है। आप ठीक कह रही हो, इतनी रात में घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। आप लोग समय से अपने घर पहुंच जाएं। वो अपने घर जा ही रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक भयानक चुड़ैल घूम रही है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और एक घर के पीछे छुपकर चुड़ैल को देखते हैं कि घर के बाहर एक आदमी सोया पड़ा है। ये आदमी तो सोया पड़ा है, मैं इसे नहीं खा सकती। चुड़ैल की ये सब बातें देख दादी और सब लोगों को अजीब लगता है। चुड़ैल ने उस आदमी को कुछ कहा क्यों नहीं? माँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी दादी बच्चों को समझाती है, बच्चों चुप रहना और कुछ मत बोलना। तभी वो सब लोग देखते हैं कि एक आदमी आ रहा होता है। चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे मारकर उसकी खोपड़ी खा जाती है। तभी उसकी नजर दादी और बाकी लोगों पर पड़ती है। मिल गया शिकार, आज तो खूब पेट भरकर खोपड़ियाँ खाऊंगी। मजा ही आ जाएगा। पर सबसे पहले किसे खाऊं? तभी चुड़ैल गुंजन को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर गई तो इनका क्या होगा? इन बच्चों की वजह से तो मैं आजाद हुई हूँ, इन्होंने ही तो मुझे ताला खोलकर आजाद किया है। यानी तुम ताले में कैद थी? हाँ, अब मैं सबको मार डालूंगी। तभी दादी बच्चों से चुपचाप ताले के बारे में पूछती है। टप्पू और रिया दादी से कहते हैं, दादी ताला तो हमारे पास है। दादी अमित को धीरे से बोलती हैं, मैं इस चुड़ैल का ध्यान भटकाती हूँ, तुम जल्दी से घर से हथौड़ा और गंगा जल लेकर आओ। तभी दादी चुड़ैल का ध्यान भटकाती हैं, इसे छोड़ दो, मुझे खा लो, तुझे तो मैं सबसे बाद में खाऊंगी। दादी चुड़ैल को बातों में फंसा रही थी। इतने में अमित हथौड़ा लेकर आ जाता है और वो हथौड़े से ताला तोड़ने लगता है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, इस ताले को मत तोड़ो, मैं मर जाऊंगी। तभी दादी अमित को बोलती है, अमित जल्दी से ताले पर गंगा जल छिड़क। अमित ताले को तोड़कर उस पर गंगा जल छिड़क देता है। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे,
ओह! और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। Please like, share and subscribe. नेहा शर्मा की ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तो उसके मन में सिर्फ एक चीज थी, नई जिंदगी की शुरुआत। बिहार के छोटे शहर से आई थी, दिल में बड़े सपने लेकर। एमए हिंदी की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही उसे एक गर्ल्स पीजी मिल गया था। नेहा अपनी माँ को फोन करती है, माँ मैं पहुंच गई हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और समय समय पर हमें फोन करती रहना। नेहा का ये पहली बार था जब वो घर से इतनी दूर अकेले रहने आई थी। उसके मन में डर भी था और उत्साह भी। नेहा ऑटो लेकर अपने पीजी पर पहुंचती है। तो ये है मेरा नया घर, अब यहीं रहकर आगे के लिए पढ़ना होगा मुझे। पीजी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक चीज नेहा को शुरू से अजीब लगी, उसके बाथरूम का नल। जैसे वो नल खोलती उससे लोहे और गीली सीलन जैसी गंध आती। एक बार तो नल से बहते पानी में कुछ काले धब्बे भी दिखे जैसे राख हो। यहाँ कितना गंदा पानी आता है, इसकी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी। उसने जब ये बात अपनी रूममेट रिया से कही तो वो बस बोली, रात को वो नल मत चलाना। क्यों? अगर रात को काम हो तो फिर भी? रिया चुप रही, सिर्फ इतना कहा, ऐसा ही है यहाँ का रूल, तुम्हें भी यही फॉलो करने पड़ेंगे। पहली ही रात जब नेहा सो रही थी उसे बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। नेहा, नल खोलो। उसने करवट बदली, सोचा सपना है, लेकिन कुछ देर बाद नल अपने आप खुल गया। धीमी सी ची और फिर पानी की जगह कुछ और। वो उठी और देखा पानी नहीं बह रहा था बल्कि गाढ़ा काला तरल फर्श पर गिर रहा था। रिया उठो, ये क्या हो रहा है? देखो कुछ फैला पड़ा है, गंदा काला, देखो ना रिया। रिया एकदम उठी और उठते ही रिया फिर जोर से चिल्लाई, नल बंद करो, अभी बंद करो, जल्दी करो नेहा, नल बंद करो। नेहा बाथरूम में गई, नल बंद करने की कोशिश की लेकिन नल बंद ही नहीं हो रहा था। रिया ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, कोशिश करो नेहा, हो जाएगा बंद। नेहा ने जैसे तैसे नल बंद किया और तभी नल के पास से एक औरत की कराह सुनाई दी, मैंने हाथ नहीं जलाया था, उन्होंने मुझे मजबूर किया था। नेहा और रिया एक दूसरे को देखते रह गईं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, तो आज कैसे? पता नहीं ये क्या हो रहा है। वो दोनों रात भर सो नहीं पाईं। पूरी रात बस यही सोचती रहीं कि वो आवाज किसकी थी और वो हमसे क्या बताना चाहती थी। अगले दिन नेहा ने पीजी की और लड़कियों से बात करने की कोशिश की। निकिता, मेरे रूम में कल रात एक औरत रो रही थी। ओह, तो तुझे भी वो नल दिख गया? वेलकम टू रियल रैगिंग। नेहा चौंकी, क्या मतलब है तुम्हारा? जूही ने फुसफुसा कर कहा, यहाँ कोई इंसान रैगिंग नहीं करता, अब तो वो आत्मा ही करती है, बच कर रहना वरना तुम तो गई। फिर सब हंसते हुए चली जाती हैं और नेहा डूब जाती है सोच में। उसको समझ नहीं आता कि ये कैसे खत्म होगा। वो इतना सोच ही रही होती है कि वहाँ रिया आ जाती है। तुम यहाँ मुझसे पहले से हो ना? हाँ, 1 साल से। तो तुम्हें इस जगह के बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा, क्या तुम मुझे बता सकती हो? रिया ने पूरी सच्चाई उसी रात नेहा को बताई। 3 साल पहले इस पीजी में अर्पिता घोष नाम की लड़की रहती थी। वो बंगाल से आई थी। वो शांत, इंट्रोवर्ट और थोड़ी सी अजीब थी क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती थी और वो लड़कियों की बातों में नहीं पड़ती थी, बस खुद में व्यस्त रहती थी। लेकिन निकिता और उसकी गैंग को ये बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सीक्रेट रैगिंग शुरू की जिसके बाद सब बदल गया। नेहा ने डरते हुए पूछा, कैसी रैगिंग? क्या तुम मुझे बता सकती हो? उन्होंने अर्पिता को बाथरूम में बंद करना शुरू कर दिया। वो रात में जाती तो लाइट बंद करके आवाजें करना शुरू कर दिया, जिससे अर्पिता बहुत डर जाती। नल खोलकर पानी में मिर्च मिलाना और कहना, इसमें हाथ डालो। अर्पिता ऐसा करती तो उसके हाथ जल जाते, लेकिन वो मना करती तो वो उसको डरा देती, करो नहीं तो अगली बार तेरा नंबर है। अर्पिता को लगा ये सब मजाक है, लेकिन एक रात उन्होंने उसे अकेले बाथरूम में बंद कर दिया और कहा, हिम्मत है तो नल चलाकर उसमें अपना चेहरा धो, तब तुझे हमारी गैंग में शामिल करेंगे। अर्पिता ने डरते डरते नल चलाया और नल में पहले से रखा बिजली का वायर शॉर्ट कर गया। उसके बाद क्या हुआ? अर्पिता जल्दी से मर गई क्या? नहीं, वो जिंदा थी, लेकिन अब उसका शरीर खराब हो चुका था और सबसे ज्यादा तो उसका चेहरा। वो ये सब झेल नहीं पाई और चुप हो गई। वो 2 दिन इस रूम से नहीं निकली। जब सबको शक हुआ तो सब इस रूम पर आए और दरवाजा खटखटाया। फिर क्या हुआ? दरवाजा खुला? हाँ खुला तो, लेकिन वो जा चुकी थी। अगले दिन उसने पीजी के बाथरूम के टब में तब तक पानी चलाया जब तक वो मर न जाए, और वैसा ही हुआ। फिर क्या हुआ? उसके बाद बाथरूम के उस नल में अजीब चीजें होने लगी। पानी का रंग बदल जाना, पाइप से चीखें सुनाई देना और लड़कियों को नींद में नल खोलने के लिए मजबूर किया जाना। फिर सबने तय किया कि कोई भी रात में बाथरूम नहीं जाएगा।
एक लड़की ने कहा था कि अर्पिता अब हर नई लड़की से वही रैगिंग करवाती है जो उसके साथ हुई थी। क्या मतलब? अब मेरी बारी है? मतलब अब वो आत्मा है और हर नई लड़की को वही पीड़ा देती है। डर, रैगिंग और जला हुआ चेहरा सबके साथ एक जैसा करती है। बस जो बच जाता है वो बच जाता है। नेहा को अब लगने लगा कि उसका भी नंबर आ चुका है। हर रात उसे बाथरूम से अर्पिता की आवाज सुनाई देती। तू भी हंसी थी जब मैं जल रही थी, अब तू भी वही आग महसूस कर। मेरे जाने का गम किसी को नहीं है, मैं सबको उसी दुख में देखना चाहती हूँ। एक रात नेहा ने सपना देखा। वो एकदम से उठकर चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। उठो उठो नेहा उठो, ये बस एक सपना और कुछ नहीं। थैंक यू, मुझे बहुत डर लग रहा है रिया। रिया ने नेहा को सुला दिया, लेकिन अगली सुबह जब वो उठी उसकी आंखों के नीचे लाल निशान थे जैसे जलने के। नेहा अपना चेहरा देखकर बहुत डर गई। रिया रिया देखो, मेरा चेहरा जला हुआ है, अब मैं क्या करूं? लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है नेहा, सब पहले जैसा ही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो दिखाई दे रहा है सब। नेहा अब समझ चुकी थी कि वो कोई आम नल नहीं है, वो सिर्फ पानी नहीं बहाता बल्कि देखता है। एक रात नेहा अकेली थी। रिया अपने घर गई थी। कमरे में सन्नाटा था। बाहर सड़क की हल्की आवाजें और छत के पंखे की घरघराहट के अलावा कुछ नहीं। रात के ठीक 2:33 पर बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला। नेहा ने डरते हुए वहां झांका। नल से कोई तरल नहीं निकल रहा था, बल्कि उसमें 2 जलती हुई आंखें दिख रही थी, जैसे कोई उसके भीतर से घूर रहा हो। नेहा की सांसें थम गई। तभी बाथरूम की टाइल्स पर एक एक करके शब्द उभरने लगे। मैंने हाथ नहीं चलाया, उन्होंने जबरदस्ती किया था। नेहा डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसे दरवाजे के नीचे से एक पुराना सड़ा हुआ रजिस्टर खिसक कर आता दिखा। उसने उसे खोला। ये था रैगिंग रजिस्टर। इस रजिस्टर में उन सभी लड़कियों के नाम थे जिन्होंने अर्पिता के साथ मजाक किया था। निकिता, जूही, स्नेहा और रिया। नेहा चौंक गई। रिया ने कहा था कि वो बस देख रही थी, लेकिन वो भी शामिल थी। उसने इतने दिनों से ये सब मुझसे छुपाया क्यों? रजिस्टर के अंतिम पेज पर लिखा था, जो हंसे थे वो जले, जो चुप रहे वो अब मेरी रैगिंग सहेंगे। अब नेहा 13 नंबर है। नेहा ने रजिस्टर बंद किया। तभी टॉयलेट से अपने आप फ्लश होने की आवाज आई और नल से फिर काले पानी के साथ किसी के जलने की बदबू आने लगी। नेहा चैन से सो नहीं पाई। अगली सुबह भी उसकी परेशान ही निकली। क्या हुआ है नेहा, तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो? कुछ भी नहीं। अगली रात नेहा ने साहस किया। वो बाथरूम में गई, रजिस्टर साथ लिया और जोर से बोली, अर्पिता, मैं वो नहीं हूँ जिन्होंने तुझे तड़पाया, लेकिन मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ, उनके लिए भी जो डर के मारे चुप थे। चारों तरफ सन्नाटा। फिर अचानक आईने में एक लड़की का झुलसा चेहरा दिखाई दिया, सड़ी हुई स्किन और आंखें जिनमें सिर्फ नफरत थी। तू हंसी थी, अब जल। नेहा चीख पड़ी, लेकिन वो हिली नहीं। मुझे जलाना है तो जला, लेकिन पहले सच्चाई जान ले। रिया पछता रही है, उसने तुझे नहीं मारा। असली कातिल निकिता और जूही थी, रिया नहीं। मैंने पता कर लिया है, लेकिन सजा तुम बस रिया को दे रही हो। भूत की आंखें कांपी। मैं उन्हें लाऊंगी तेरे सामने, उन सबको। अगले दिन नेहा ने निकिता और जूही को बहाने से बाथरूम तक बुलाया। रिया भी उनके पीछे पीछे आ गई। जैसे ही तीनों लड़कियां बाथरूम के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से चीखें आने लगी, माफ कर दो, हमें नहीं पता था वो मर जाएगी, हमने तो बस मजाक किया था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। नल से आग का फव्वारा निकला। तीनों के चेहरों पर जलन के निशान उभर आए। दरवाजा खुला। तीनों बुरी तरह डर और ग्लानि से कांप रही थी। अर्पिता का भूत कुछ नहीं बोला, बस बाथरूम के आईने में धीरे धीरे गायब हो गया। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। रिया, माना तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी का साथ देना भी पाप होता है। वो मर कर भी तुमसे अच्छी है जो तुम तीनों को उसने जिंदा छोड़ दिया। इतने गंदे लोगों के साथ मैं यहाँ नहीं रह सकती। नेहा ने अगले दिन पीजी छोड़ दिया। रिया भी चली गई हमेशा के लिए। अब वो रूम ही बंद कर दिया गया। किसी को नहीं पता अर्पिता अब भी वहाँ है या नहीं।